इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानें कि बैकग्राउंड रेडिएशंस आखिर क्या चीज़ होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस, देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस अराउंड अस ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द हमेशा रेडिएशंस होती रहती हैं। वो इस वजह से हैं क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो रेडिएशंस आती हैं हम उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। अब रेडिएशंस बैकग्राउंड जो हैं वो आती हैं बहुत सारे सोर्सेज से, कम फ्रॉम मैनी सोर्सेज। लेकिन होल्ड ऑन वन मिनट, हाउ डू वी नो अबाउट दिस बैकग्राउंड रेडिएशन स्टफ? लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये बैकग्राउंड रेडिएशन स्टफ कोई चीज़ है? We can monitor level of radiations using a Geiger-Müller tube and counter. ये एक गैगर मुलर काउंटर एंड काउंटर ट्यूब एंड काउंटर है जिसकी मदद से हम जो हमारे सराउंडिंग में जो रेडिएशंस हैं हम उनको मालूम कर सकते हैं। जब भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल एंटर होता है ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है, इट आयोनाइजेस द गैस इनसाइड एंड ट्रिगर्स एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये जैसे ही कोई रेडियो एक्टिव सोर्स इस ट्यूब के अंदर दाखिल होता है तो फिर उसके अंदर मौजूद जो गैसेस होती हैं उनको आयोनाइज करता है। आयोनाइज करने की वजह से वो जो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज स्पार्क है उसको, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को स्पार्क करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक क्लिकिंग साउंड होता है। A signal is also sent to an electronic counter that registers an ongoing count on the number of the clicks. तो जितने उसके वहाँ रेडिएशंस आएंगे उतनी उसके अंदर वो क्लिक्स होंगी, जितनी रेडिएशंस उतनी क्लिक्स। तो इस हिसाब से हम वहाँ उसके जो है वो काउंट कर सकते हैं उसके अंदर जो भी सिग्नल्स आते हैं। तो एग्जामिनर्स जो हैं और ऑलवेज कीन टू आस्क क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग बैकग्राउंड रेडिएशंस। हमेशा वो बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में ज़रूर सवाल पूछते हैं। बी केयरफुल एंड लुक आउट फॉर क्वेश्चन वेयर यू विल बी एक्सपेक्टेड टू सब्ट्रैक्ट अ वैल्यू फॉर बैकग्राउंड रेडिएशंस such as naturally background radiations come from many sources such as naturally occurring unstable isotopes। कुछ हमारे पास कुदरती अनस्टेबल आइसोटोप्स हैं जो हमारे अराउंड हैं, एयर के अंदर मौजूद हैं, वो हमारे फूड के अंदर मौजूद हैं, इवन वो बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर मौजूद हैं, एंड इन द रॉक्स अंडर आवर फुट। हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, ज़मीन के नीचे जो बहुत सारे रॉक्स हैं उनके अंदर भी ये रेडिएशंस हैं। तो दे आर एवरीवेयर। रेडिएशंस और भी कुछ आती हैं कम फ्रॉम स्पेस, नॉन एज कॉस्मिक रेडिएशंस, मोस्टली फ्रॉम द सन। वो रेडिएशंस जो हमें स्पेस से आए हैं, जिस तरह सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं हम उनको कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। और कुछ और रेडिएशंस हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ इंसानों की जो एक्टिविटी हैं, जिस तरह फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का धमाका होगा तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, वो रेडिएशंस स्प्रेड हो जाएंगी, वो भी बैकग्राउंड रेडिएशंस होंगी जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहेंगी। और डम्प्ड न्यूक्लियर वेस्ट, या कोई ऐसा न्यूक्लियर वेस्ट जो हमने उसको इस्तेमाल करके फिर कहीं उसको हमने दफन कर दिया, कहीं हमने उसको ज़मीन में डंप कर दिया, फिर ज़मीन में डंप करने से कहानी ख़त्म नहीं होती। रेडियो एक्टिव मटेरियल अपनी आदत बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता, वो मुसलसल वहाँ से रेडिएशंस निकालता है जिसकी वजह से इंसान उस रेडिएशंस का एक्सपोजर उनको होता है। और उसके बाद जो 40% हमारे पास है वो गामा रेज है, 50% जो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं वो रेडॉन गैस है फ्रॉम द ग्राउंड, 14% आपके पास जो मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, 10% हमारे पास जो हैं वो कॉस्मिक रेज हैं, और 115% फ्रॉम रोड एंड फूड एंड ड्रिंक। हमारे पास जो 115% जो हमारे पास रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं वो 11.5% जो हमारे पास तकरीबन चीज़ें हैं वो हमारी रॉक एक्सेट्रा या ऐसी चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, फूड से या ड्रिंक से आती हैं। और कॉस्मिक रेस से हमारे पास 10% आती हैं, 5% कुछ और हैं, 14% हम मेडिकल पर्पसेस के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं। तो हमारे माहौल में मौजूद जो रेडॉन गैस है वो 50% जो है रेडियो एक्टिविटी चीज़ों को एक्सपोज करता है। सो व्हाट चेंजेस द लेवल ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस? क्या जो है वो जो है लेवल बैकग्राउंड रेडिएशंस को चेंज करती है। एट हाई एल्टीट्यूड, एग्जांपल इन जेट प्लेन्स, इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मोर एक्सपोजर टू कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जैसे ही बढ़ती हैं, जैसे ही आपका ये जो जहाज़ है या जो जेट है ऊपर जाता है
तो वहाँ क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से सूरज की जो रेडिएशंस हैं वो आपको टच जल्दी करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो कॉस्मिक रेज हैं उनका एक्सपोजर जल्दी हो जाता है। तो व्हाट शुड चेंज द लेवल ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये जो है एक तो हाई एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड हाई में चलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रेडिएशंस बढ़ती जाएंगी बैकग्राउंड। दूसरा है अंडरग्राउंड इन माइंस एक्सेट्रा, इट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द ऑल द रॉक्स अराउंड। दूसरा, आप जैसे ही अंडरग्राउंड चीज़ों को खोदते हैं, उनको डिग करते हैं, तो जैसे ही आप उनके अंदर जाते हैं तो उस उन रॉक्स की वजह से उनके अंदर जो रेडिएशंस हैं वो इमिट आउट होती हैं। वो अंडरग्राउंड रेडिएशंस जो माइंस में हैं वो हमें दिखने में हमें जो है रेडिएशंस लगती हैं। सर्टेन अंडरग्राउंड रॉक्स कैन काज हायर लेवल्स एट द सरफेस। कुछ जो हैं अंडरग्राउंड जो रेडिएशंस हैं वो सरफेस के ऊपर भी उनका काफ़ी असर चला आता है, स्पेशली इफ़ दे रिलीज रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस। अगर अंडरग्राउंड जो आपके पास रॉक्स हैं, अगर अंडरग्राउंड रॉक्स रेडॉन गैस को रिलीज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका सरफेस के ऊपर, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर भी उनका एक्सपोजर आ जाता है। दिस टेंड्स टू बिकम ट्रैप्ड इन पीपल्स हाउसेज, वो लोगों के घरों में ट्रैप हो जाता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द रॉक टाइप बीनीथ, ये डिपेंड करता है कि उस ग्राउंड के नीचे रॉक कौन सा है। हमारे पास तीन किस्म के जो है रेडिएशंस हैं, थ्री टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं। पहली जो रेडिएशन का किस्म है वो है अल्फ़ा, दूसरा रेडिएशन का किस्म है बीटा, तीसरा रेडिएशन का किस्म जो है हमारे पास वो है गामा। तीन किस्म की रेडिएशंस हैं। अब तीनों का हमने सेपरेट पढ़ना है। हीलियम जो है अल्फ़ा, वो एक हीलियम न्यूक्लियस है जो कंसिस्टिंग ऑफ टू प्रोटॉन्स। अल्फ़ा दो प्रोटॉन्स की बनी हुई है। दो प्रोटॉन्स आप उठाएं और दूसरी तरफ से आप दो न्यूट्रॉन उठाएं, दोनों को जैसे आप मिलाएंगे तो आपको अल्फ़ा बन जाएगी। और अल्फ़ा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन, जितनी जितनी जो है वो उसको अल्फ़ा को साइज़ होती है, यानी कि जितनी साइज़ हीलियम के न्यूक्लियस की होती है उतनी ही साइज़ अल्फ़ा की होती है। अल्फ़ा को जो चार्ज है वो +2 है। वो इस वजह से +2 है क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, उसके पास सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मींस 2 पॉजिटिव। और उसके बाद जो बीटा है उसको हाई मास है, सॉरी अल्फ़ा ही है, उसको हाई मास है कंपेयर्ड विद द बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल से गामा पार्टिकल से, दोनों से जो सबसे ज़्यादा मास है वो अल्फ़ा को है। और अल्फ़ा की जो स्पीड है वो तकरीबन 0.1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसके साथ मल्टीप्लाई करें आप 0.1, तो आपको जो है वैल्यू मिलेगा इसका। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ का, और जिसको भी लगती है उसको आयोनाइज कर देती है। जिसको भी अल्फ़ा लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम तक तो बिल्कुल बाय बाय कर चुका होगा, जिसको भी अल्फ़ा पार्टिकल लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये ऐसा पार्टिकल है जो दूसरों को आयन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट है। नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग, अल्फ़ा जो है इतनी पेनिट्रेटिंग नहीं है कि हम कहें कि जिसको लगे बस उसको चीर फाड़ दे। इट इज़ नॉट वेरी पेनिट्रेटिंग एंड इट इज़ स्टॉप्ड बाय पेपर और स्किन और फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ एयर। अगर थोड़ी भी एयर थिक होगी, फ्यू सेंटीमीटर्स तक अगर एयर में भी अल्फ़ा जाएगा तो अल्फ़ा गुम हो जाएगा, मिस हो जाएगा। जिस तरह छोटे बम होते हैं वो मिस हो जाते हैं, इसी तरह जो अल्फ़ा है वो आपकी मिस हो जाएगी। और अगर आप पेपर आप सामने दें, अगर आपके सामने कोई अल्फ़ा की गन लेके आ रहा है, आपको अल्फ़ा के ज़रिए मारना चाहता है, आप उसके सामने अगर बुक रख दें तो आपको वो गन कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपको फ़िज़िक्स पढ़ी हुई होगी तो आपको कोई भी नहीं मार सकता, इंसान ख़ास करके। और स्किन, या अगर आपकी स्किन में भी कोई वो रेज़ लगेंगी तो भी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि आप अल्फ़ा के लिए इस तरह हैं जिस तरह हल्क है, आप अल्फ़ा के लिए दी हल्क हैं। डेफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अगर अल्फ़ा के सामने मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अल्फ़ा जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसके सामने आएगी तो वो मुड़ जाएगी। मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है मैग्नेटिक फील्ड से डेफ्लेक्ट कर रही है। बीटा पार्टिकल जो है, ईच पार्टिकल ऑफ बीटा इज़ एन इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल उतना है जितना एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रिलेटिव चार्ज ऑफ -1 है इसको। और बीटा पार्टिकल का जो मास है वो अल्फ़ा से कम है, और अल्फ़ा से कम है बिल्कुल। स्पीड जो है अल्फ़ा बीटा की वो 0.9 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ आप 0.9 मल्टीप्लाई करें
तो जो वैल्यू आएगा वो बीटा की होगी। 0.1 मल्टीप्लाई करें स्पीड ऑफ लाइट से तो जो वैल्यू आएगा वो अल्फ़ा होगी, अल्फ़ा की स्पीड होगी। पेनिट्रेटिंग पावर बीटा को तो है मगर स्टॉप्ड बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर कोई कह रहा है कि आपको अल्फ़ा की गन असर नहीं कर रही, मैं अभी बीटा की आपके सामने गन रे लेके आ रहा हूँ, बीटा रेज की एक लेज़र गन लेके आ रहा हूँ, आपको बीटा रेज में लगाता हूँ। आप उसके सामने एल्यूमिनियम का मेटल रख दें या कोई भी मेटल, आपके पास किसी भी किस्म का मेटल हो या एल्यूमिनियम की फॉयल हो, वो आप सामने रख दें, आप कहें आप मुझे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आई एम गुड एट फिज़िक्स। और उसके बाद ये जो बीटा है वो डेफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बीटा जो है आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डेफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये है कि अगर आप को जो है आपके सामने जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पड़ी होगी और बीटा होगी तो वो यूं मुड़ जाएगी। इस हिसाब से आपके पास दूसरी है गामा रे। गामा रे कोई पार्टिकल नहीं है मगर एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है एंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में न अल्फ़ा होता है न बीटा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर गामा रेज हैं, इसलिए गामा रेज कोई पार्टिकल नहीं है, न इनको मास है न इनको चार्ज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गामा रेज को कोई भी चार्ज नहीं है, गामा रेज को कोई भी मास नहीं है, बिल्कुल हल्के हैं। ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट, इनकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड जो है इनके मूव करने की वो स्पीड ऑफ लाइट है, और इनकी थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट कम थी, स्पीड जो थी उनकी लाइट से कम थी। और गामा रे अगर कहीं से जाएगा तो उसका जो आयोनाइजिंग इफेक्ट है वो कम होता है, यानी कि अगर वो गैसेस में से जाएगा तो गामा रे ऐसा नहीं है कि वो फोरू नहीं है कि बस जहाँ से जाए वहाँ से इलेक्ट्रॉन छीनता जाए या वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालता जाए, ऐसा नहीं है। शरीफ बंदा है, जहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ेगा नहीं, इसलिए इसको जो है वेरी वीक आयोनाइजिंग इफेक्ट है, वेरी वीक फोर्स ऑफ बदमाशी है, इसको बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करता। लेकिन एक चीज़ है, वेरी स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग। गामा रे जो है जहाँ से भी जाएगा चीर फाड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन जहाँ से भी जाएगा चीर फाड़ के जाएगा, कोई आदमी को गोली नहीं मारेगा बल्कि उसको काट के से आगे जाएगा। वेरी स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग है एंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय लेड एंड थिक कंक्रीट बट नेवर कम्प्लीटली स्टॉप। अगर आप उसके सामने कंक्रीट भी रख दें, लेड भी आप उसके सामने रख दें, मगर ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे जाएगा। एक चीज़ आप समझ लें कि इसका मास नहीं है, ये बिल्कुल हल्का है। हल्का होने की वजह से जहाँ से भी जा रहा है पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है, बट नेवर कंप्लीट स्टार्ट। बाकी आयोनाइजिंग इफेक्ट इसको इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चार्ज होनी चाहिए, और गामा को कोई चार्ज है नहीं। गामा को जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो कोई चार्ज होनी चाहिए ना, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। गामा को तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालेगा या क्यों खींचेगा या क्यों फेंकेगा या क्यों अट्रैक्ट या क्यों रिपेल करेगा? इसलिए इसको कोई भी आयोनाइजिंग इफेक्ट नहीं है या वीक है। पेनिट्रेटिंग इसलिए इसको है क्योंकि हल्का है, जहाँ से भी जाएगा बस घुस के जाएगा वहाँ से। वेरी स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग है एंड थिक कंक्रीट है बट नेवर कम्प्लीटली स्टॉप, मगर कम्प्लीटली कब तक नहीं होगा, जहाँ भी जाएगा तो वहाँ से गुजर जाएगा। थोड़ा स्लो ज़रूर होगा लेकिन जाएगा आगे। और गामा रे के सामने अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रखें या इलेक्ट्रिक फील्ड रखें तो आपको जो है डेफ्लेक्ट नहीं करता। अगर गामा रे की आपके सामने कोई गन लेके आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपने उसके सामने बहादुरी दिखानी है, फिर उसको कहना है कि आप पीछे देखें क्या आ रहा है, फिर आप ऐसे भाग जाएं कि जब वो आगे सामने देखे कि आप हो ही ना। तो गामा रेज बहुत इनकी कोई गन नहीं होती, मैं मिसाल दे रहा हूँ, गन हो सकती है बट दैट डिपेंड्स अपॉन, मगर कोई इस तरह जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता। यू हैव जस्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन अ फनी वे। द थ्री टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस आपके पास हैं आयोनाइजिंग इफेक्ट, अगर हम उनका जानें, अल्फ़ा का, बीटा का एंड गामा का। आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फ़ा का बिल्कुल ज़्यादा है। इसकी वजह यह है, ये एरो ज़्यादा है, इसकी वजह यह है कि इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा है। बीटा का एरो कम है, इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट कम है। गामा का उस भी से भी कम है, मतलब इसका बिल्कुल भी आयोनाइजिंग इफेक्ट कम है।
आयोनाइजिंग इफेक्ट का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से अगर ये अल्फ़ा टकराए तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी? जी हाँ, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसको आयन बना देगी। ये जो खासियत है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन, और इस इफेक्ट को कहते हैं हम आयोनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फ़ा में ज़्यादा है, अल्फ़ा हैवियर पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है +2। चार्ज +2 होने की वजह से, यानी कि +2 है, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहे तो भी कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन को धकेलना चाहे तो भी धकेल सकता है। इट मीन्स आप अल्फ़ा जो है को पॉजिटिव चार्ज 2 होने की वजह से इसको आयोनाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा है। बीटा के पास पॉजिटिव चार्ज -1 भी है, आगे चल के आप पढ़ेंगे +1 भी है, ये भी जो है आयोनाइजिंग इफेक्ट इसका है, लेकिन इसका कुछ कम है। गामा रे के पास न चार्ज है न मास है, बेचारा बिल्कुल गरीब है लेकिन अंदर से बड़ा बदमाश है। आयोनाइजिंग इफेक्ट जो है ये एबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में जो भी इलेक्ट्रॉन आए, उस जो उसके रास्ते में जो भी एटम आए उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली जो आदत है, इस किस्म की आदत को, इस किस्म की स्नैचिंग को हम आयोनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। दीज एटम्स, इन जिनसे इलेक्ट्रॉन छीना जाता है, वो बाद में बेचारे आयन बन जाते हैं, वो बाद में बेचारे महरूम हो जाते हैं इस चीज़ से। अब जो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैं उनका अगर हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पढ़ें तो कौन सी का इफेक्ट पेनिट्रेशन का ज़्यादा है? अल्फ़ा का जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है वो कम है, क्योंकि अल्फ़ा का मास ज़्यादा है, अल्फ़ा मोटा है, अल्फ़ा के पास चार्ज ज़्यादा है, और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसको चार्ज ज़्यादा होने का घमंड है, इसको तकब्बुर है, ये उसकी वजह से मोटा हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करता। इस वजह से अगर ये कहीं आपके पास हमला करने आएगा, आप इसके सामने पेपर लगाएंगे तो भी स्टॉप हो जाएगा, आपकी स्किन भी इसको रोक सकती है, आपकी स्किन भी इसके लिए दहल्क है, और फ्यू सेंटीमीटर्स एयर में भी जाएगा तो एयर के मालिक्यूल्स की भी इसको रोक देंगे। तो अल्फ़ा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है या पेनिट्रेशन पावर है वो बिल्कुल कम है, तीनों में से कम है। और जो बीटा है उस वो स्टॉप्ड बाय अ फ्यू मिलीलीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम और अदर मेटल, कुछ मिलीलीटर एल्यूमिनियम के अगर हम लें या मेटल के लें, आपके सामने बीटा आ रही है तो बीटा को भी स्टॉप कर देगा। बीटा पेनिट्रेट थोड़ा ज़्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि बीटा के पास चार्ज -1 थोड़ी है, चार्ज कम होने की वजह से इसको एक किस्म की जलन है कि मुझे अगर चार्ज कम है तो बस मैंने पावर के साथ जो भी काम करना है वो करना है। और इसका जो मास है वो भी अल्फ़ा से कम है, मास कम होने की वजह से भी इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है कि वो जहाँ भी जाए मतलब उसको चीरता हुआ जाए, लेकिन वो एल्यूमिनियम के सामने हार मान लेता है। स्टॉप्ड बाय मिलीमीटर्स आफ्टर दैट। गामा रे जो है स्टॉप्ड बाय लेड एंड थिक कंक्रीट बट नेवर कम्प्लीटली। थिक कंक्रीट और लेड उसको स्टॉप कर देते हैं, मगर इतना पूरा नहीं जितना हम समझ सकते हैं, इतना नहीं। लेकिन गामा रे कोई न चार्ज है न कोई मास है, इसलिए इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बिल्कुल ताकतवर है, वो खाली है। ज़ाहिरी बात इसकी सारी की सारी ताकत इसकी इसी काम में जा रही है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, मींस ये थर्ड जेंडर है। अब थर्ड जेंडर की जो सारी की सारी जो खाना खा रहा है उसकी ताकत है, उसको कहीं यूज़ तो करनी नहीं है। जब करनी नहीं है तो इसका काम सिर्फ यही है, दूसरों को मारना है, दूसरों को पेनिट्रेट करना है बस। 3 टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस आपके पास हैं। इफ़ेक्ट ऑफ फील्ड्स अगर हम देखें तो अगर एक तरफ से पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ से आपके पास नेगेटिव हो और उनमें से ये 3 रेडिएशंस जाती हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही बीटा पार्टिकल जाएगा तो बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाएगा, और जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं गया और बीटा नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि बीटा के पास है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव जाती कहाँ है भाई? नेगेटिव जाती पॉजिटिव के पास, इसलिए बीटा डेफिलेट हो जाती है पॉजिटिव की तरफ, और अल्फ़ा के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये डेफिलेट हो जाती है नेगेटिव की तरफ। लेकिन अल्फ़ा की डेफिलेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसके पास +2 चार्ज है। +2 चार्ज होने की वजह से ये थोड़ा जल्दी प्यार कर लेगा नेगेटिव के साथ। लेकिन जो गामा है वो थर्ड जेंडर है, वो ना पॉजिटिव है वो ना नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल से वो थर्ड जेंडर है, तो इसकी वजह से ये ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। इट ओनली गोस, किसी को लिफ्ट नहीं करवाता, ना मेल को ना नेगेटिव फीमेल को, बेचारा सीधा चला जाता है, जिस जो इसका अपना काम होता है वो जाके करता है। इसका काम सारी की सारी ताकत जाके वो पेनिट्रेशन में लगा देता है।
अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सो डेफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टर्मिनल और साउथ पोल। अगर मैग्नेट के हिसाब से देखें तो मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल की तरफ डेफ्लेक्ट होगा। इन द सेम में जो बीटा पार्टिकल हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से वो डेफ्लेक्ट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। या अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स बेचारे नो चार्ज, नो मास, सो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जाए इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द समरी ऑफ द इफेक्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड नाउ। रेडियोएक्टिव डिके इज अ रैंडम इवेंट। रेडियोएक्टिव डिके के अगर हम बारे में पढ़ें तो एक रैंडम इवेंट है। द अनस्टेबल न्यूक्लियाई इन सम मटेरियल विल ब्रेक अप। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है किसी मटेरियल के अंदर वो आपका ब्रेकअप हो जाता है या टूट जाता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली विच न्यूक्लियाई विल डिके। और ये इम्पॉसिबल है कि हम पहले से ही समझ लें कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो टूटेगा अभी। ये जो डिसइंटीग्रेशन है न्यूक्लियाई की, हम इसको रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। अब यह है कि रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा रैंडम इवेंट है जिसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, जिसको प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लिया होता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है, जो मुतवाज़िन नहीं है, जो नशे में है। कुछ मटेरियल्स, इन सम मटेरियल्स विल ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेट। वो जो अनस्टेबल न्यूक्लिया है, ज़ाहिरी बात है वो नशे में है, तो वो जाके या तो किसी ट्रक के साथ टक्कर लगाएगा या तो खुद मर जाएगा। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल ब्रेक अप और डिसइंटीग्रेट, या टूट जाएगा या दो हिस्सों में बंट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली विच न्यूक्लिया विल डिके। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम ये डिटेक्ट करें कि कौन सा इनमें से न्यूक्लिया पहले डिके होगा। 10 कोई नशाई बैठे हैं और 10 ही नशाई रोड के ऊपर हैं, आपको पता नहीं चलेगा, सबकी हरकतें एक जैसी हैं, आपको क्या पता कि कौन सा अभी ट्रक के साथ टक्कर लगाने वाला है और कौन सा कहाँ गिरने वाला है। You cannot predict exactly which nuclei will decay. This disintegration of the nuclei is called radioactive decay. अब ये जो न्यूक्लियस का तोड़ना है, ये जो न्यूक्लियस का डिके होना है, न्यूक्लियस जब भी तोड़ेगा तो हम उसको डिके कहते हैं। और इस न्यूक्लियस तोड़ रहा है तो इस वजह से हम इसको रेडियो एक्टिव डिके कह रहे हैं, क्योंकि तोड़ने की वजह से वो रेज निकालता है। तो रेज का मतलब है रेडियो, और रेज निकलना माना रेडियो एक्टिव। तो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आपके पास हैं। उनमें एक, उनकी जो एप्लीकेशंस अगर हम पढ़ें, ट्रेसर्स इन मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। रेडियो आइसोटोप्स कैन बी डिटेक्टेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। रेडियो आइसोटोप्स बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स में डिटेक्ट होते हैं। सो आर यूजफुल फॉर चेकिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आयोडीन 123 है, जो एक गामा सोर्स है, इज़ यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन चेक करने के लिए हम आयोडीन 123 जो एक गामा सोर्स है उसको यूज़ करते हैं। ट्रेसर्स इन इंडस्ट्री के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, वो इस हिसाब से कि लीक्स इन अंडरग्राउंड पाइप्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिंग अ ट्रेसर टू द फ्लूइड इन द पाइप। फ्लूइड के अंदर हम ये ट्रेसर्स ऐड कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हमें जहाँ से वहाँ क्रैक्स होंगे पाइप के अंदर या अंडरग्राउंड पाइप, तो वहाँ से रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि अंडरग्राउंड कौन सी जगह के ऊपर क्रैक आ गया है। स्टरलाइजेशन ऑफ फूड एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन रेडिएशंस को। एक्सपोजर टू अ हाई डोज ऑफ गामा रेज कैन किल ऑल माइक्रोब्स। अगर आप हाई गामा रेज के सामने आ गए, आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मारना था, लेकिन आपका सामना बहुत सारी गामा रेज के सामने पड़ गया, तो बजाय कि आप उसको बचाते, अब खुद चले गए। सो फूड इज़ केप्ट फ्रेशर फॉर लॉन्गर, और इसके ज़रिए से हम खादे को बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश भी रख सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स विल बी क्लीन फॉर ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस के लिए इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑपरेशन, इस तरीके से हम स्टरलाइजेशन ऑफ फूड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट से हम ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, हम उनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, तो हम उनको स्टरलाइज कर सकते हैं। अगर गामा रेज का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो वो आपको किल भी कर सकती हैं, वो आपको मार भी सकती हैं। लेकिन हाई डोज ऑफ गामा रेज कैन किल ऑल द माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स हो जाती हैं इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उनको किल कर देते हैं। इस हिसाब से आपका जो फूड है वो फ्रेशर भी रहता है फॉर लॉन्गर टाइम,
और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने सर्जिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल किए उनको आप इस्तेमाल यानी कि साफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं उनके अंदर अगर हम उनकी थिकनेस और कंट्रोल के बारे में देखें और उसकी एप्लीकेशन देखें, तो फ़र्ज़ करें ये एक रोलर है और दूसरा ये रोलर है। उनके बीच में एक ये मेटल शील्ड है। हमने इस मेटल शीट को करना है छोटा। अब ये एक कंपनी है जिसको कहा गया है कि इस मेटल शीट को इतना छोटा करना है, इस जितना। अब उस कंपनी को ना उससे कम करना है ना उससे ज़्यादा छोटा करना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, कंपनी वालों ने ऊपर से एक गामा सोर्स रखा है, नीचे से डिटेक्टर रखा है। अब डिटेक्टर और गामा सोर्स बताते हैं एक दूसरे को। गामा सोर्स की मदद से डिटेक्टर डिटेक्ट कर पाता है कि इस जो मेटल शीट है इसकी साइज़ कितनी है। अगर साइज़ इसकी जितनी बताएगा उतनी होगी तो रोलर को कहेगा कि भाई जहां आप हैं वहीं रहें। अगर इसकी साइज़ बड़ी हो गई है तो यहाँ फीडबैक जाएगा सीधा रोलर के पास, रोलर को सिग्नल देगा कि आप थोड़ा ऊपर हो जाएं ताकि ये थोड़ी कम आए। अगर ये शीट जो है बिल्कुल छोटी आ रही है और आपने इसको थोड़ा बड़ा करना है, गामा सोर्स इसमें से गुजरेंगे, डिटेक्टर को अब बताएगा, गामा डिटेक्टर जो है बताएगा कि कितनी जो गामा है वो इस मेटल से लग के मेरे पास आई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइज़ अब बहुत छोटी हो चुकी है। छोटी हो चुकी है तो ये रोलर को जाके बताएगा कि आप थोड़ा साइड करो, इस मेटल शीट को थोड़ा छोड़ो और इसका बड़ा रखना है। अब ये है इस तरह कि द सोर्स बीइंग मस्ट बी अ बीटा सोर्स, जो यहाँ सोर्स हो वो या बीटा सोर्स हो या आपका गामा सोर्स हो। बीटा सोर्स हो पेपर के लिए और कार्डबोर्ड के लिए। अगर आप पेपर्स को कट कर रहे हैं, हम पेपर को भी कट करते हैं ना, जो आप देखते हैं प्रेस में, या जो बुक कटे हुए आपको लगते हैं वो कितने अच्छे नमूने से बुक कटे हुए आपको दिखते हैं, तो ये आपके बीटा सोर्स के ज़रिए से कटे हुए होते हैं, यानी कि उनको डिटेक्शन के लिए। बाकी गामा रेज जो है वो हम मेटल शीट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको उनकी जो है वो डिटेक्शन करने के लिए। अब इससे ये है कि हमारे पास इन दिस प्रोसेस स्टेडी थिकनेस ऑफ मटेरियल, एक स्टेडी थिकनेस जो है किसी मटेरियल की, पेपर की या मेटल की एक्सेट्रा कैन बी मेंटेन। स्टेडी थिकनेस का मतलब है कि थिकनेस उसकी सारी एक जैसी हो, सारी की सारी एक जैसी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, गामा सोर्स और नीचे से डिटेक्टर यूज़ करते हैं। और ये जो मेथड है वेरी पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनर्स के माइंड में ये जो टॉपिक है बहुत अहम है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मस्ट माइंड इट। द आइसोटोप्स यूज्ड मस्ट हैव अ लॉन्ग हाफ लाइफ, जो यहाँ आइसोटोप आपका इस्तेमाल हो उसकी जो हाफ लाइफ हो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट इज इन नेसेसरी। द थिनर द मटेरियल, जितना आपका जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है आपका जितना थिनर होगा उतना हायर काउंट होगा। अगर ये थिनर होगा तो गामा सोर्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आने की वजह से डिटेक्टर कहेगा कि मेरे पास गामा सोर्स ज़्यादा आ रही हैं। ज़्यादा क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये बिल्कुल छोटा है। अगर ये मेटल शीट बड़ी हो जाएगी तो गामा सोर्स की रेज इस डिटेक्टर के पास कम आएंगी, तो डिटेक्टर समझ जाएगा कि मेरे पास रेज कम आ रही हैं, इसका मतलब बीच में कोई चीज़ बड़ी है। एप्लीकेशंस अगर हम इस चीज़ की देखें तो रेडियोथेरापी इसकी 5वीं एप्लीकेशन है, जिसमें हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं यूजिंग गामा रेस। गामा रेस की मदद से आप कैंसर को ट्रीट भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। मगर अगर आप हाई डोज ऑफ गामा रेज आर डायरेक्टेड एट जस्ट एट द राइट डोजेज टू किल कैंसर सेल्स, सिर्फ और सिर्फ वो जगह जिस जगह के ऊपर कोई मसला है, जिस जगह के ऊपर कैंसर सेल्स हैं, सिर्फ उसी जगह पे गामा रेज हमने टच करनी होती हैं। बाकी जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको, उनसे हमने उनके ऊपर डैमेज को है मिनिमाइज करना होता है सराउंडिंग में। तो वाइल्स द मिनिमाइजिंग द डैमेज टू सराउंडिंग हेल्दी सेल्स, फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो ये वन पॉइंट है इसके ऊपर हमने सेल्स को ख़त्म करना है जो कि कैंसर सेल्स हैं। बाकी ये जो सारे हेल्दी सेल्स हैं हमने इनको तो बचाना है ना। इनको अगर हमने गामा रेज लगा दी तो ये खुद कैंसर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर आपने ये चीज़ लगानी है तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। 5वीं एप्लीकेशन इन रेडिएशंस की है कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग जो है रॉक्स की और आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंस की, आर्कियोलॉजी रॉक्स पत्थर पहाड़ और जो आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने हज़ारों साल पुरानी। अब हमारे पास कहा था ना 5000 मोहनजोदड़ो जो है वो 5000 साल पुराना है। ये चीज़ जो है वो 10,000 साल पुरानी है। भाई आपको कैसे पता चला कि ये ज़मीन या ये चीज़ इतने साल पुरानी है? वो हम पता चलाते हैं कार्बन डेटिंग के ज़रिए से।
अब आप कहीं से भी कोई कोयला निकलता है तो हम कहते हैं कि इतने साल पुराना है। कहीं से कोई किसी की हड्डियां दफन हुई मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये हड्डियां इतने साल पुरानी हैं। हाउ दे न्यू इट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। अब आप कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट समझें। कार्बन डेटिंग जो अमाउंट है, कार्बन के दो आइसोटोप हैं, एक कार्बन 14, कार्बन 15, कार्बन 16, सॉरी कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये आपके पास तीन आइसोटोप्स हैं कार्बन के। उनमें से जो कार्बन 14 है वो आपका वो है रेडियो एक्टिव। द कार्ब अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन अ मटेरियल डिकेज विथ टाइम। कार्बन 14 का जो मटेरियल है वक्त के साथ साथ वो डिके होता रहता है। एक चीज़ यहाँ ये भी समझें, पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं सब के अंदर कार्बन है। स्पेशली पौधों के ऊपर, पौधों के अंदर, स्पेशली इंसानों के हड्डियों के अंदर कार्बन मौजूद है। अगर कार्बन मौजूद है तो इट मीन्स हम कार्बन की मदद ले सकते हैं। उसके अंदर कार्बन 14 होता है। अब कार्बन 14 क्या करता है, वक्त के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता डिके होता जाता है। तो वो डिके होने में कार्बन 14 काफ़ी लंबा अरसा लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कार्बन 14 कितना डिके हुआ है, कार्बन 14 कितना आहिस्ता आहिस्ता लूज़ हो गया है उस अमाउंट के अंदर। फिर हम कार्बन 14 की जो है जो उसकी हाफ लाइफ है, उसकी हाफ लाइफ देख के हम जो है ये मालूम करते हैं कि इसकी जो उम्र है वो इतनी है क्योंकि कार्बन 14 इतना डिके हो चुका है। फिर उसकी मदद से हम एज ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स एंड अदर स्पेसिफिन हम मालूम कर सकते हैं। पांचवी एप्लीकेशन जो रेडिएशन, सातवीं एप्लीकेशन है वो है जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम से हम पावर जनरेट करते हैं। और बाय प्यूरिफाइंग यूरेनियम अ चेन रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड। यूरेनियम को प्यूरिफाई करने के बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है जो जनरेट करती है लॉट्स ऑफ हीट। बहुत सारी वहाँ से हीट जनरेट होती है। फिर वही हीट हम इस्तेमाल करते हैं बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था पीछे वाले चैप्टर के अंदर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देन मस्ट वॉच दैट।